हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जीपीजे क्लासरूम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th के साइंस के चैप्टर 2 माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये देख चुके हैं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल है या फिर हार्मफुल है ना, यानी कि उसके हार्मफुल और यूज़फुल इम्पैक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कि सबसे पहले हम लाते हैं क्या, फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म पे, है ना। यानी कि वैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए क्या हो, यूजफुल हो, यानी कि बेनिफिशियल हो, उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं कि इनके क्या क्या यूज है। तो देखिए, माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, यानी कि कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में माइक्रोऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा चीज है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस, यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म करते क्या हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो सड़ी गले पदार्थ होते हैं, उनका ब्रेक डाउन करके, यानी कि उनका डिकम्पोजिशन करके हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज्ड इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म करते क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके उसको सॉइल में मिक्स करते हैं और इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। अब इस तरह से हम इसको वन बाय वन करके देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म जो वो ये हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, तो इसमें क्या है, मेकिंग ऑफ कर्ड, चीज एंड ब्रेड, यानी कि ब्रेड, चीज और कर्ड को बनाने में कौन कौन से ये माइक्रोऑर्गेनिज्म जो वो हेल्पफुल है। तो देखिए सबसे पहले कि बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, यानी कि इसमें क्या है कि जो ये बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस जो है वो कर्ड के फॉर्मेशन में, यानी कि कर्ड बनने में ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो कैसे, तो जब मान ली कि मिल्क में जब थोड़े से अमाउंट में कर्ड को, जो ओल्ड कर्ड है उसको थोड़ा सा अमाउंट जब मिक्स किया जाता है, तो चूंकि उसमें क्या होता है, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है और वो बैक्टीरिया क्या होता है उस मिल्क में फर्दर मल्टीप्लाई करता है ना, और उससे मल्टीप्लाई करके उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अब रहा कि कर्ड, इसका टेस्ट कभी कभी कैसा लगता है, तो ये क्या होता है, इसका टेस्ट थोड़ा बहुत सावर लगता है। ठीक है, तो कैसे इसका टेस्ट सावर हो जाता है, तो वो देखते हैं कि बैक्टीरिया कन्वर्ट द नेचुरल शुगर इन मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें, तो जो मिल्क का जो नेचुरल शुगर है उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में। और चूंकि हम ये जानते हैं कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सावर होता है, इसीलिए कर्ड का भी टेस्ट थोड़ा बहुत कैसा होता है, सावर होता है। दूसरा चीज़ है कि डिफरेंट फ्लेवर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूज, यानी कि अलग अलग तरह के बैक्टीरिया के इस्तेमाल से जो मिल्क का जो फ्लेवर जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग तरह का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ईस्ट में, यानी कि ईस्ट इज यूज टू मेकिंग केक एंड ब्रेड, यानी कि ईस्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो केक और ब्रेड बनाने में किया जाता है। तो कैसे, तो देखिए, बेकर्स ऐड ईस्ट टू डो टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय फिलिंग द गैप बाय बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट। तो यहाँ पे देखिए, बेकर्स क्या करते हैं कि ये ब्रेड और केक बनाने से पहले जो डो तैयार करते हैं उसमें करते क्या है कि उसमें ईस्ट मिक्स कर देते हैं। ठीक है, चूंकि ये ईस्ट करता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ना। तो अब चूंकि वहाँ पे जब ईस्ट मिक्स हो गया, उसका डो तैयार हो गया, है ना, तो वहाँ पे क्या हुआ, चूंकि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड उसमें निकलने का तो उसको जगह नहीं मिलता है, तो वो क्या बोलते हैं, वो बबल्स बनने लगते हैं और इस तरह से उसमें बहुत सारे लॉट ऑफ बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, है ना। तो जब उसमें बहुत सारा बबल्स बन गया तो इस तरह से उस वो जो डो है उस डो का क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। अब तब जब उस डो को जब क्या कहते हैं, उससे जो केक और ब्रेड तैयार किया जाता है, तो आफ्टर बेकिंग जब वो उसका जो आता है तो वो कैसा होता है, वो स्पॉन्जी लुक देता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एयरेटेड चूंकि हो गया रहता है ना, तो इस तरह से वो क्या होता है, स्पॉन्जी फील देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं क्या, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ पे क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल लार्ज स्केल में, यानी कि अल्कोहल, वाइन और विनेगर के लार्ज स्केल में प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ देखिए, ये जो विनेगर है ना, यानी कि ये जो विनेगर है ये किससे बनता है, तो ये बनता है अल्कोहल से, है ना, ये किससे बनता है, अल्कोहल से।
तो ये जो अल्कोहल से जो विनेगर तैयार किया जाता है, तो इसमें इसके लिए कौन से बैक्टीरिया या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यूजफुल होता है, कौन अल्कोहल से विनेगर बनाने में हेल्पफुल होता है, तो वो क्या है, एसिटोबैक्टर एसीटी, एसिटोबैक्टर एसीटी। ठीक है, इतना याद रहेगा। यानी कि अल्कोहल से विनेगर बनाने में जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होता है वो कौन सा होता है, तो एसिटोबैक्टर एसीटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन, यानी कि फर्मेंटेशन क्या है, तो ये वो प्रोसेस है कि फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट इज नॉन एज फर्मेंटेशन, यानी कि वो प्रोसेस, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें ईस्ट जो है वो शुगर को अल्कोहल में चेंज कर देता है, उसको कहा जाता है क्या, फर्मेंटेशन। यानी कि शुगर से अल्कोहल में चेंज होना है ना, क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेडिसिनल यूज, है ना। इसमें क्या है, जैसे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म के तो बहुत सारे, जैसे कि फूडिंग प्रोसेस में उसका यूज देख लिए, है ना, उसका हम लोग यूज देख लिए, ये क्या बोलते हैं, ब्रेड वगैरह बनाने, यानी कि फूडिंग प्रोसेस में तो वही आ गया, कर्ड आ गया, ब्रेड वगैरह आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं क्या, हाँ कुछ कमर्शियली यूज में भी देख ली, है ना। तो अब देखते हैं मेडिसिन, यानी कि इस कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म से मेडिसिन भी प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि एंटीबायोटिक्स है यहाँ पे, यानी कि दीज आर द मेडिसिन दैट आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर ये सर्टेन पैरासाइट्स, यानी कि ये वैसा मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो जो बैक्टीरिया और कुछ पैरासाइट से जो हमें इन्फेक्शन होता है उसे ट्रीट करने के लिए, यानी कि उसकी जांच करने के लिए, उससे ठीक करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए जो एंटीबायोटिक जो ये मेडिसिन है वो बनता किससे है, तो वो बनता है बैक्टीरिया से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स है, देखते हैं क्या क्या है, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पेंसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये सारे क्या है, ये सारे हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो अब बात आएगी कि सबसे पहले, है ना, सबसे पहले कौन सा ये एंटीबायोटिक बना था, तो सबसे पहले कौन सा बना था, पेंसिलिन बना था। कब बना था, तो 1929 में बना था। ठीक है, यानी कि अगर बात आएगी कि सबसे पहले डिस्कवर्ड कौन से एंटीबायोटिक की हुई थी, तो सबसे पहले डिस्कवर्ड कौन से एंटीबायोटिक की हुई थी, तो वो हुई थी किसकी, पेंसिलिन की। कब हुई थी, तो 29 में हुई थी। किसने किया था, है ना, तो किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, याद रखेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवर की थी। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो बात हो गया कि अगर मान लीजिए कि बैक्टीरिया से कोई डिजीज ये होता है, कॉज होता है, या फिर पैरासाइट से, किसी भी तरह के पैरासाइट से होता है, तो वो तो ठीक हो जाता है इससे, है ना, एंटीबायोटिक से। लेकिन अगर कोई वायरल डिजीज वगैरह है तो वो किससे होगा, तो वो किससे ठीक होगा, वैक्सीन से। ठीक है, अब देखिए ये वैक्सीन क्या है, ये वैसे मेडिसिन है जिसको क्या कहता है, हमारे बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू या फिर किसी भी विधि से हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो इस तरह से ये हमारे बॉडी में क्या बनाता है, एक एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है, एक एंटीबॉडीज क्रिएट करता है ना। और इस तरह से जब ये एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, तो वो एंटीबॉडी जो माइक्रोब्स, मतलब कि उस बीमारी का जो भी माइक्रोब्स है जिससे वो बीमारी हुआ है, उस माइक्रोब्स के अगेंस्ट में ये फाइट करता है, और इस तरह से उसकी ग्रोथ को स्टॉप करके या उसे मार करके हमें उस बीमारी से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि माइक्रोब्स क्या करते हैं, सॉइल के फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि सॉइल के उर्वरक क्षमता को भी इंक्रीज करते हैं। तो कैसे, तो देखिए बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे देखिए कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में भी कुछ आते हैं, तो देखिए कौन से, तो जैसे कि एक राइजोबियम हो गया, है ना, एक क्या हो गया, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, एक हो गया राइजोबियम, एक हो गया ओजोटोबैक्टर, है ना, ओजोटोबैक्टर, दूसरा हो गया
नॉस्टक हो गया, है ना। तीसरा हो गया एनाबीना। नेक्स्ट क्या हो गया, एनाबेना। ये सब करते क्या है, ये सारे बैक्टीरिया हैं और ये सब करते क्या है, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यानी कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, इनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। यानी कि फिर इसे क्या करते हैं, ये सॉइल में मिक्स करके और उसमें इसको बढ़ा दिए और इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट है कि दिस माइक्रोब्स आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। यानी कि ये जो माइक्रोब्स हैं, यानी कि वैसे माइक्रोब्स जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, उसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, है ना, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने का काम करते हैं। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इनटू मैन्योर। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स है ना, जो यानी कि एनिमल और प्लांट्स के जो सड़े गले पदार्थ है, जो उसकी सड़े गले अवशेष हैं, उन्हें वो क्या करता है, डिकम्पोज करके, उनका ब्रेक डाउन करके वो चेंज किस में कर देता है, मैन्योर में, यानी कि खाद में चेंज कर देता है। दूसरा चीज़ हो गया कि डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस। यानी कि जो ये ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए उनको ये क्या कर देता है, सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज कर देता है, यानी कि उनका ब्रेक डाउन कर देता है। दूसरा चीज़ की डिग्रेड हार्मफुल सब्सटेंस एंड क्लीन अप द इन्वायरमेंट। यानी कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में हार्मफुल सब्सटेंस है, जो हमें क्या कर सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं, वो सारे सब्सटेंस का ये माइक्रोब्स करते क्या है, ब्रेक डाउन करते हैं, उसका डिकम्पोजिशन करते हैं और इस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए, अब नेक्स्ट आ गया क्या, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, यानी कि वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरह से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है क्या, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, तो वो होंगे क्या, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, प्लांट, एनिमल्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म, यानी कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन, प्लांट और एनिमल्स में क्या करते हैं, ये बीमारी उत्पन्न करते हैं, डिजीज उत्पन्न करते हैं, यानी कि उन्हें बीमार कर देते हैं। तो उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है क्या, पैथोजेंस, ठीक है। तो हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं। देखिए, यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, है ना। आप देखिए यहाँ पे पैथोजेंस आर प्रेजेंट एवरीवेयर। यानी कि पैथोजेंस क्या होते हैं, हर जगह ये पाए जाते हैं, हर जगह ये उपस्थित रहते हैं, है ना, हर जगह, ठीक है। तो देखिए, इट ट्रांसफर टू आवर बॉडी थ्रू एयर, वाटर, फूड और डायरेक्ट कंटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कि क्या हो सकता है, ये पैथोजेंस जो है हमारे बॉडी में या तो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, या किसी इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसके बॉडी से अगर हम डायरेक्टली संपर्क में आ जाते हैं तो फिर ये हमारे बॉडी में क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि अब देखिए यहाँ पे कि देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। यहाँ तक कि कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स भी क्या होते हैं, इस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के कैरियर का काम करते हैं। यानी कि कैरियर करने का मतलब एक माध्यम का काम करते हैं, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर के हमारे ये एक हेल्दी पर्सन तक क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आगे हम लोग देखेंगे, जैसे कि मस्कीटो है, फ्लाइज है, ये करते क्या है, ये इन्फेक्टेड पर्सन से जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स से है वहाँ से लेकर के हेल्दी पर्सन तक ये ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हो गया, अब देखिए यहाँ पे जब डिजीज की बात आई तो ये डिजीज जो होता है वो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक हो गया आपका क्या, कम्युनिकेबल, एक क्या हो गया, कम्युनिकेबल, जो कि अभी इसमें दिया हुआ है, हो गया क्या, कम्युनिकेबल, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। अब यहाँ देखिए, जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है ना,
यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज वो कैसा होता है, तो डिजीज दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनहेल्दी और इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि वैसा डिजीज जो एक अनहेल्दी और इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि जो अस्वस्थ व्यक्ति है उससे एक स्वस्थ व्यक्ति में जब ट्रांसफर हो जाए तो उस डिजीज को बोला जाता है क्या, कम्युनिकेबल डिजीज। क्या बोला जाता है उसे, कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। तो इस बीमारी में कि कम्युनिकेबल डिजीज में क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, है ना, टीबी हो गया, ठीक है। दूसरा चीज क्या हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, है ना, अभी लेटेस्ट में कोरोना हो गया। ये सब क्या है, तो ये है कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मलेरिया और डेंगू के बारे में देखते हैं। जैसे देखिए मलेरिया कैसे होता है, तो मलेरिया कॉज्ड बाई, यानी कि ये मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया कॉज्ड बाई द फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो दैट एक्ट एज द कैरियर ऑफ मलेरिया। यानी कि होता कैसे फैलता है, तो ये एनोफ्लीज यानी कि फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो के काटने से फैलता है। तो यहाँ पे देखिए कैरियर कब आता है, यानी कि करता क्या है, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से क्या करता है, जो माइक्रोब्स है उस इन्फेक्टेड माइक्रोब्स को एक हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। यानी कि ये किया क्या, जैसे कि किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है, उसको ये काटा, वहाँ से करता क्या है, ये उसके बॉडी से ब्लड सक किया तो ब्लड में उसके बॉडी से प्लाज्मोडियम आ गया। फिर ये किसी हेल्दी पर्सन को अगर काटता है तो वहाँ से होता क्या है कि वो ब्लड उसके बॉडी में इंटर करता है और उसके थ्रू होता क्या है कि प्लाज्मोडियम उसके बॉडी में भी इंटर कर गया और इस तरह से उसे भी मलेरिया हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मलेरिया के लिए जो कैरियर का काम किया वो कौन किया, तो फीमेल एनोफ्लीज मस्क्यूटो। दूसरा चीज हो गया डेंगू। डेंगू में देखिए फीमेल एडिस मस्क्यूटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। यानी कि यहाँ पे जो फीमेल एडिस मस्क्यूटो जो है वो डेंगू वायरस के कैरियर का काम करता है। अब पूरा नाम अगर देख ले तो इसका नाम क्या है ये मस्क्यूटो का, तो फीमेल एडिस एजिप्टी मस्क्यूटो, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं फूड पॉइजनिंग। यानी कि अगर फूड पॉइजनिंग होता कैसे है, तो देखिए इट ऑकर ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए कोई कंटामिनेटेड फूड है, यानी कि जो दूषित फूड प्रोडक्ट है उसे अगर हम खा लेते हैं तो उससे हमें क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। तो आखिर वो फूड कंटामिनेटेड कैसे होता है, तो वो देखिए अगर मान लीजिए वो फूड कवर्ड करके नहीं रखा है, यानी कि अनकवर्ड रखा हुआ है, तो होता क्या है कि उस पर कुछ मक्खी वगैरह आ गए, कोई इंसेक्ट वगैरह आ गया, तो होता क्या है कि उससे कुछ जर्म्स उस पर फॉल कर जाते हैं। तो वो जर्म्स क्या होगा उस फूड पे, वो टॉक्सिक एलिमेंट्स यानी कि कुछ टॉक्सिक पदार्थ उस पर ये प्रोड्यूस करेगा। और ठीक जब उस फूड को हम अगर खाएंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। अब देखिए ये फूड पॉइजनिंग इतना ये डेंजरस कभी कभी हो सकता है, जैसे कि देखिए यहाँ तक कि इसमें डेथ भी हो सकती है, यानी कि सीरियस इलनेस और इवन डेथ में भी कॉज ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, स्वच्छ भोजन करना चाहिए, है ना। यानी कि हमेशा फूड को यानी कि अपने खाना को क्या करना चाहिए, ढक करके रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोनिम। यहाँ पे कुछ ह्यूमन डिजीज है जो कि कुछ माइक्रोनिम्स के से होते हैं ये। तो कौन कौन से डिजीज है वो देखते हैं, उनका ट्रांसमिशन मोड क्या है, प्लस उनका जो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, 1 मिनट। तो देखिए जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है ना, मिसिल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है ना। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किससे फैलता है, तो वो फैलता है बैक्टीरिया से, और मिसिल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो ये सब किससे फैलते हैं, तो ये हो गए वायरस से। अब यहाँ पे आते हैं कि इनका ट्रांसमिशन मोड क्या है। तो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रांसमिशन मोड क्या है, एयर है ना। मिसिल्स का ट्रांसमिशन मोड क्या है, इसका भी एयर है। चिकन पॉक्स का ट्रांसमिशन मोड क्या है, एयर और कंटेक्ट है ना। पोलियो के ट्रांसमिशन मोड क्या है, एयर और वाटर है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि इन सब के अगर हम लोग इनके आसपास गए तो अगर ये जो एक्सहेल कर रहे हैं उससे अगर हम लोग इनहेल कर लिए तो होता क्या है, हम भी इन सब बीमारियों से इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे
अगर हम इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, क्या क्या हम सावधानी बरतेंगे इसके लिए, इससे बचने के लिए, तो देखिए सबसे पहला चीज़ इसमें क्या है कि उस पेशेंट को जिसे ये बीमारी हुई है उसे क्या करेंगे, कंप्लीट आइसोलेशन में रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसको कंप्लीट आइसोलेशन में रखेंगे। ठीक है, यानी कि जिसे ये बीमारी हुई है उससे हम अपने आप को क्या करेंगे, दूर रखेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ हो गया वैक्सीनेशन, है ना, यानी कि क्या है, वैक्सीनेशन के थ्रू इस बीमारी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया क्या, कलरा और टाइफाइड। कलरा किससे होता है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है ना, टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज है। अब रही बात इसके ट्रांसमिशन मोड क्या है, तो कलरा का ट्रांसमिशन मोड क्या है, वाटर एंड फूड है ना, टाइफाइड का वाटर एंड फूड है। यानी कि यहाँ पे अगर हम कंटामिनेटेड फूड या वाटर ले लिए तो हमें क्या हो जाएगा, ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना है, जैसे कि इसमें हमें अपना पर्सनल हाइजीन के उनको मेंटेन रखना है। नहीं, कैसे हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, खुद से अपने आप को स्वच्छ कितने ये से पे रख सकते हैं। ठीक है, उससे हमें ध्यान देना है। दूसरा चीज़ कि हमें प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना है, यानी कि अच्छी तरह से पका हुआ खाना। दूसरा चीज़ कि बॉयल ये जो पानी पियेंगे वो कैसा होना चाहिए, बॉयल्ड होना चाहिए, यानी कि बॉयल उबला हुआ पानी पियेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ हो गया क्या कि इसमें इसके लिए भी हमें क्या यूज़ करना है, तो वो क्या है, वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन के थ्रू इस बीमारी से हम क्या कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन से हमारे बॉडी में क्या होगा, एंटीबॉडी एक बनेगा। और वो एंटीबॉडी क्या होगा, ये माइक्रोब्स जो हमें ये बीमारी उत्पन्न करते हैं उससे ये फाइट करेगा और ये हमें उससे क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्या, हेपेटाइटिस पे। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, ये कैसा डिजीज है, तो ये वायरल डिजीज है। इसका ट्रांसमिशन मोड क्या है, तो वाटर है, यानी कि अगर हम कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं तो हमें हेपेटाइटिस बी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो इस तरह से हम जब पानी पियेंगे तो कैसा पानी पियेंगे, बॉइल्ड पियेंगे, यानी कि उबला हुआ पानी पियेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके लिए भी जो हमारे प्रिवेंटिंग मेजर है वो क्या है, तो वो है वैक्सीनेशन, यानी इसके भी इससे रिलेटेड जो वैक्सीन होगा उसे हम अपने बॉडी में इंजेक्ट कराएंगे, जिसके थ्रू वही उनकी एक एंटीबॉडीज हमारे के इस तरह के हमारे ह्यूमन सिस्टम को इम्यून सिस्टम को ये क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा, और फिर वो क्या करेगा, इसके माइक्रोब से वो फाइट करेगा और इस तरह से हमें इससे बचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्या, मलेरिया पे। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो वो है प्रोटोजुआ, है ना, यानी कि, और इसमें कैरियर का काम कौन करता है, तो वो मस्क्यूटो है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें करना क्या होगा, तो हम अपने अपने घर पर क्या यूज़ करेंगे, मस्क्यूटो नेट का यूज़ करेंगे, है ना। दूसरा चीज़ कि इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करेंगे अपने आसपास। और नेक्स्ट हो गया क्या कि हम अपने आसपास पानी कलेक्ट, यानी कि वाटर का कलेक्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर वाटर कलेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पे मस्कीटो ब्रीड नहीं करेंगे, और मस्कीटो ब्रीड नहीं करेंगे तो फिर हम में ये मलेरिया नहीं फैलेगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आते हैं क्या है, एंथ्रेक्स, यानी कि कैसे ये एनिमल्स में ये बीमारियाँ माइक्रोनिज्म के द्वारा होता है। तो देखिए इसमें एंथ्रेक्स, यानी कि एंथ्रेक्स क्या है, तो ये कि डेंजरस डिजीज है ना, जो किसको प्रभावित कर सकता है, ह्यूमन और कैटल्स को प्रभावित कर सकता है। ये किसके द्वारा होता है ना, तो वो है क्या, बैक्टीरियम, है ना। दूसरा चीज़ है फूट और माउथ, यानी कि कैटल में जो फूट और माउथ का जो डिजीज होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ लिए कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल है और किस तरह से क्या है, यूज़फुल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे किस तरह से हम अपने फूड को क्या करेंगे, कंटामिनेटेड होने से या उसको स्पॉयल होने से उसको कैसे, ताकि वो स्पॉयल ना हो, ख़राब ना हो, तो उसको कैसे हम प्रिजर्व करेंगे। दूसरा चीज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ना, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड तक शेयर करेंगे।